बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल, अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी कंप्यूटर साइंस जॉब टेस्ट प्रिपरेशन के लिए ये लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है और आज ये इसका थर्ड सेशन है। और हमने जो प्रिपरेशन के लिए पैटर्न सेट किया था उसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे पास्ट पेपर 2017 को, और उसके दो जो पहले सेशन हो चुके हैं उसमें 15 + 15 टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं। और आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे कि कम अज़ कम 15 या 20 तक क्वेश्चन मज़ीद डिस्कस कर लें। और इस पेपर को डिस्कस करने के बाद हम कुछ सैम्पल ऑनलाइन टेस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको मिल गया होगा। जो मैंने आपको 2017 का 100 क्वेश्चंस वाला मुकम्मल पेपर आपको आपके साथ लिंक शेयर कर दिया है। अदरवाइज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो देख सकते हैं, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और इसके बाद फिर हमने इंशाल्लाह सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो जिन लोगों ने जो नए हैं इस चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें अरफान शहजाद टेक के नाम से। और उसके अलावा अगर आप ये सारे लेक्चर्स और जो सैम्पल टेस्ट हैं वो आप बज़रिया व्हाट्सएप आपको चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, सिटी और जो आपने यूनिवर्सिटी अटेंड की लास्ट टाइम वो लिख के आप सेंड कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, चूँकि 30 तक हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 था 2017 के पेपर में फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज कॉल्ड द डैश ऑफ द एट्रीब्यूट। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक इसकी ऑप्शन है डोमेन, रिलेशन, सेट और स्कीमा। अब देखिए साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ये भी गाइड कर रहा हूँ कि आपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कैसे करना है, किस तरह से आपने चूज करना है। और अगर सादा सी बात करूँ तो किस तरह से आपने उसमें से ऑप्शंस को कट डाउन करना है। अब रिलेशन तो कहते ही टेबल को है, ठीक है जी। बात हो रही है फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन, हर रिलेशन के हर एट्रीब्यूट के लिए देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज, कोई एक अलाउड वैल्यूज, परमिटेड वैल्यूज होंगी, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है जी। अब रिलेशन के एट्रीब्यूट्स की परमिटेड वैल्यूज को रिलेशन तो नहीं कहा जाएगा। और फिर रिलेशन का स्कीमा होता है। तो स्कीमा किसे कहते हैं? स्कीमा होता है एक्चुअली कि रिलेशन में टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स के मतलब कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, कॉलम्स के नाम क्या हैं और उसकी कॉलम का साइज कितना है, उसमें किस तरह का डाटा आएगा, तो वो स्कीमा, ठीक है। सेट भी इसकी ऑप्शन नहीं है, रिलेशन भी ऑप्शन नहीं हो सकती, स्कीमा भी नहीं हो सकती, सेट भी नहीं हो सकती। तो ये बचती है डोमेन। तो इसका आंसर डोमेन ही है। तो जो हमारे पास अलाउड वैल्यूज होती हैं किसी भी एट्रीब्यूट के लिए, परमिटेड वैल्यूज होती हैं, उसको हम डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है जी। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर है ए। और डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज परमिटेड, द वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट शुड बी प्रेजेंट इन द डोमेन। अब उसके बाद 32nd जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टपल जनरेटिंग डिपेंडेंसीज? फंक्शनल डिपेंडेंसी, इक्वालिटी जनरेटिंग डिपेंडेंसीज, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज और नॉन फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो जो इसकी ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज। फंक्शनल डिपेंडेंसी इसका आंसर नहीं है। टपल जनरेटिंग डिपेंडेंसी में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ जाती है। ये असल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाता है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ जाता है, आपकी कीज आ जाती हैं जिसमें प्राइमरी की वगैरह, ठीक है जी। ये सारे कॉन्सेप्ट नॉर्मलाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो जो टपल जनरेटिंग डिपेंडेंसीज हैं ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहलाती है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं कि ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है क्या। आंसर इसका सी होगा। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी इज अ स्पेशल केस ऑफ टपल जनरेटिंग डिपेंडेंसी। द मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी प्लेज अ रोल इन द 4NF डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। तो हमारे पास डेटाबेस को
नॉर्मलाइज किया जाता है, तो जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है ये 4NF में फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में रोल प्ले करती है। ठीक है जी, और इसको हम टपल जनरेटिंग डिपेंडेंसी भी कहते हैं, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी भी कहते हैं। इससे पहले जो 3 नॉर्मल फॉर्म्स हैं और एक और BCNF है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे अभी साथ साथ जब उनके ऑप्शंस को उनके क्वेश्चंस को आते हैं। और थोड़ा सा और मल्टी वैल्यूड को देखें। अ टेबल इज सेट टू हैव मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू। तो अब चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इसलिए साथ इसमें शामिल कर दिया है। जब भी ये कुछ कंडीशंस हैं, जब भी ये कंडीशंस ट्रू होंगी उस वक्त मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी अकर कर रही होगी। फॉर अ डिपेंडेंसी A डिटरमिन्स B if for a single value of A multiple values of B exist then the table may have multi value dependency। फॉर एग्जाम्पल हमने एक रिलेशन है, उसमें हमने A कोई एक वैल्यू प्रोवाइड की, क्यूरी लगाई, सिंपल सी बात। हमने लिखा रोल नंबर था 12 BS और BSCS, और उसके बाद सेशन नॉर्मली लिखा जाता है, तो ये रोल नंबर था 12 BSCS 19। तो इसके अगेंस्ट हमने ये एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया, इसके अगेंस्ट हमें 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज आ गई। ए की सिंगल वैल्यू के अगेंस्ट हमें 2 या 2 से ज्यादा बी मिल गए। मतलब यह है कि उसके एनरोल्ड कोर्सेज, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगर एक वैल्यू के अगेंस्ट हमें 1 से ज्यादा वैल्यूज मिल जाएं, जैसे ये आपको नजर आ रहा है ए डिटरमिन कर रहा है बी को और बी की ज्यादा वैल्यूज हैं, मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो अगर ज्यादा वैल्यूज आ जाएं तो ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो सकती है, चांसेस हैं। ठीक है। आल्सो अ टेबल शुड हैव एटलीस्ट 3 कॉलम्स, और इसमें साथ ये भी है कि कम से कम 3 कॉलम होना जरूरी है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के लिए ए बी के अलावा एक तीसरा कॉलम सी भी होगा, फिर इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का चांस बनेगा। एंड फॉर अ रिलेशन which have 3 columns A, B and C, if there is a multi-value dependency between A and B, then B and C should be independent of each other। तो ये भी एक थर्ड कंडीशन है। तो अगर ये कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हो तो लाजमी तौर पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी वहां पे पाई जा रही होगी। इसके अब एग्जांपल भी कोई ना कोई हमें डिस्कस करनी चाहिए। जिस तरह से आप ये देखें, ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें ये कोर्सेज दिए गए हैं। एक कोर्स का एट्रीब्यूट है, एक बुक का या ऑथर का एट्रीब्यूट है, बुक बाय ऑथर, और एक लेक्चरर जो टीचर जो पढ़ा रहा है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स है, उसकी बुक है रिटन बाय समरविला, और इसका लेक्चरर इसके कौन है, मोहम्मद अली। फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स है, तो इसका जो ऑथर है बुक का वो है प्रेसमैन, और इसके ऑथर है मोहम्मद अली। यानी कि मोहम्मद अली जो लेक्चरार हैं वो समरविला भी पढ़ा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक, वो प्रेसमैन भी पढ़ा रहे हैं। फिर एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स बुक है समरविला, ये पढ़ा रहे हैं मोहम्मद अहमद। फिर समरविला पढ़ा रहे हैं मोहम्मद उमर। ठीक है जी, प्रेसमैन पढ़ा रहे हैं मोहम्मद उमर। अब यहाँ पर ये देखें, जब हम ए की वैल्यू देंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वैल्यू देंगे, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अगेंस्ट हमें ये बी एट्रीब्यूट अगर है तो आप देख सकते हैं कि हमें बी एट्रीब्यूट कितने मिलेंगे, 2 वैल्यूज मिलेंगी, समरविला भी मिलेगा, प्रेसमैन भी मिलेगा, और यहाँ पर एक तीसरा कॉलम भी इन्वॉल्व है जो कि इससे इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही होगी। कंसीडर द एग्जांपल, बिकॉज द लेक्चरर्स अटैच्ड टू द कोर्सेज एंड द बुक्स अटैच्ड टू द कोर्सेज आर इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, ऑफ ईच अदर। तो इस कोर्स का बुक के साथ और बुक का लेक्चरार के साथ रिलेशन है, लेकिन ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं। This database design has a multi-value dependency. If we were to add a new book to SE course, we would have to add 1 record for each of the lecturer on that course and vice versa। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोई एक और भी बुक डालते हैं, कोई भी ऑथर उसका ABC ऑथर है, ठीक है, और इसके लिए डेफिनेटली हमें एक नया लेक्चरार भी डालना पड़ेगा। अगर एक टीचर उसको पढ़ा रहा है तो एक हम लेक्चरार का नाम डालेंगे,
और अगर 2 पढ़ा रहे हैं 2 के नाम डालेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन जो है ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती है। इनके सॉल्यूशंस क्या हैं जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां पे जाएंगे। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द मेन टास्क कैरिड आउट इन द डैश इज टू रिमूव रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स टू सेपरेट टेबल्स। एक बात जहन में रखें कि अक्सर नॉर्मल फॉर्म्स में हम सेपरेट टेबल ही बनाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन बताई गई है, द मेन टास्क कैरिड आउट इन द डैश इज टू रिमूव रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नॉर्मलाइजेशन के, नॉर्मल फॉर्म्स के। तो जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है ये अगर मैं आपको बताता चलूं तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये तकाजा करती है, ये डिमांड करती है कि हर एक एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जो वैल्यूज हैं वो अटोमिक हो। अटोमिक कहते हैं सिंगल वैल्यू को। तो अगर सिंगल वैल्यू ना हो, मल्टीपल वैल्यूज आ जाएं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, सेपरेट टेबल बनाते हैं। आंसर तो इसका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में फंक्शनल डिपेंडेंसी पाई जानी चाहिए, जिसको हम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। डिटेल इसकी बाद में देखेंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी पाई जाती है, उसको हमें रिमूव करना होता है। और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज, वो प्रीवियस स्लाइड में प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। तो बहरहाल क्वेश्चन 33 का आंसर है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, ए इसका आंसर है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिमांड्स टू रिमूव मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स या फिर रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स एंड नेस्टेड रिलेशंस। तो सम टाइम मल्टी वैल्यूड या रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स आ रहे होते हैं और सम टाइम नेस्टेड रिलेशन भी आ रहे होते हैं। रिलेशन विद इन अ रिलेशन, टेबल विद इन अ टेबल बन जाता है। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं, दोनों ही फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सिचुएशंस हैं। दोनों में हमें क्या करना पड़ता है, नया टेबल नया रिलेशन बनाना पड़ता है। एक रिलेशन को 2 में या 3 में स्प्लिट करना पड़ता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ये तो हम गालिबन क्वेश्चन नंबर 32 में डिस्कस करके आए हैं। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में रोल प्ले करती है। तो आंसर इसका क्या हुआ, डी आंसर हुआ इसका। इसको हम डिस्कस कर आए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, विच फॉर्म हैज अ रिलेशन दैट पोजेसेस डाटा अबाउट एन इंडिविजुअल एंटिटी। किस फॉर्म में सिर्फ एक एंटिटी का डाटा इंश्योर हो जाता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में। तो ये तो डेफिनेट बात है कि थोड़ा सा जब नॉर्मलाइज होगा तब जाके एक एंटिटी, सिर्फ एक एंटिटी का डाटा इंश्योर होगा। पोजेस कहते हैं उसको, कब्जा करना, या उसको सिंपल सी बात है कि सिर्फ इंडिविजुअल एंटिटी का डाटा होना। तो ये फोर्थ एनएफ में जाके ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि सिर्फ एक एंटिटी का डाटा रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा होता है। अ टेबल इज इन 4NF इफ एंड ओनली इफ every one of its non-trivial multi-value dependencies is a super key that is x is either a candidate key। और ये तो एक्सप्लेन कर दिया उसको 4NF के एक्चुअल सिचुएशन को। तो बहरहाल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में जाके क्या होता है कि हमारे पास एक एंटिटी का डाटा रिलेशन में रह जाता है। एंटिटी हमारा रियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। रियल वर्ल्ड में हम उसको एंटिटी बोलेंगे, जैसे स्टूडेंट एंटिटी सेट है, टीचर एंटिटी सेट है, और डेटाबेसेस में DBMS एनवायरनमेंट में हम उसको रिलेशन बोलेंगे। तो इसका आंसर सी आ गया 4NF में जाके एक एंटिटी का डाटा। उसके बाद क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ईच रिलेटेड एंटिटी सेट हैज इट्स ऑन स्कीमा एंड देयर इज एन एडिशनल स्कीमा फॉर द रिलेशनशिप सेट। तो यहाँ पर देखें कि ये कौन सा क्राइटेरिया है जहां पर एक उसका इट्स ऑन स्कीमा, एक उसका अपना स्कीमा आता है, एंड देयर इज एन एडिशनल स्कीमा, एडिशनल इजाफी स्कीमा फॉर द रिलेशनशिप सेट। तो ये रिलेशनशिप सेट में एडिशनल स्कीमा कहाँ पे आता है, मैनी टू मैनी रिलेशन, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, वन टू मैनी, और बोथ ए एंड बी। पहली बात ये मल्टी वैल्यूड तो यहाँ से हम स्किप कर देंगे, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ए एंड बी को भी स्किप करेंगे, चूंकि बी क्या है, मल्टी वैल्यूड, उसको हम पहले स्किप कर चुके हैं, तो ए एंड बी ऑप्शन भी नहीं है। बाकी बची दो, मैनी टू मैनी एंड वन टू मैनी। तो मैनी टू मैनी वो रिलेशनशिप सेट है जिसमें रिलेशनशिप का अलहदा से स्कीमा आता है,
और हर रिलेशन का अपना स्कीमा अलहदा से आता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो गया ए। टू मेंटेन स्कीमा ऑफ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वी यूज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अ ज्वाइनिंग टेबल और अ ब्रिजिंग टेबल। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो टेबल्स होते हैं जिनके दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप पाया जाता है, मतलब एक टेबल के मैनी एट्रीब्यूट्स, मैनी टपल्स दूसरे टेबल के मैनी एंटिटीज के साथ रिलेट कर रही होती हैं। तो एक रिलेशन का स्कीमा आता है, दूसरे का भी आता है, और तीसरा एक नया हमारे पास स्कीमा बनता है जिसमें दोनों टेबल के एट्रीब्यूट्स आते हैं, उनकी प्राइमरी कीज आती हैं। तो इस जो नया टेबल बनता है इसको हम ब्रिजिंग ज्वाइनिंग टेबल कहते हैं, ज्वाइनिंग टेबल और ब्रिजिंग टेबल। तो ये बहरहाल मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में ये सिचुएशन क्रिएट होती है। A joining table is a table that sits between the two tables of many to many relationship. Its purpose is to store a record for each of the combinations of these other two tables. It might seem like a bit of work to create, but it is simple to do and provide a much better data structure. तो ये लग रहा है कि हमें नया स्कीमा, नया टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ये हमारे डाटा को नॉर्मलाइज कर देता है और उसको गुड डाटा को गुड फॉर्म में मेंटेन करता है। 37th क्वेश्चन, in which of the following a separate schema is created consisting of that attribute and the primary key of the एक मिनट, आई थिंक सो जी, इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। तो मल्टी वैल्यूड में फोर्थ जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें भी हम क्या करते हैं, चूंकि आपको मैं ये पहले बता चुका हूँ कि आमतौर पे हर नॉर्मल फॉर्म को अचीव करने के लिए हम नया स्कीमा हमें बनाना पड़ता है। तो टू सेटिस्फाई द 4NF, जो फोर्थ NF की मल्टी वैल्यूड कंडीशन है, डिपेंडेंसी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वी कैन डिकम्पोज द टेबल इनटू टू टेबल्स विद प्राइमरी की इन बोथ टेबल्स। Question number 38, in 2NF, no functional dependency exists, no multi-value dependency exists, no partial functional dependency exists, no partial multi-value dependency exists. तो हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं उसमें उसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। पहले भी बताया मैंने आपको कि जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है वो ये इंश्योर करती है कि किसी भी एट्रीब्यूट में दो वैल्यूज ना हो, मतलब एटॉमिक वैल्यू को वो इंश्योर करवाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एट्रीब्यूट है फोन नंबर, सेल फोन नंबर, तो उसमें आमतौर पे लोगों ने दो फ़ोन रखे हुए हैं, तो दो वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वो कहती है कि दो वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए, उसको हम सॉल्व करते हैं कि हम ऐसे एट्रीब्यूट्स के लिए नया एक रिलेशन बना देते हैं। तो सेकंड एनएफ में क्या होता है, सेकंड एनएफ में ये होता है कि तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स की एट्रीब्यूट के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए, फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी तो इसमें पाई जा रही होती है। ठीक है जी, तो मल्टी वैल्यूड का ताल्लुक तो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के साथ, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। और पार्शियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी सेकंड एनएफ में नहीं होती, नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जाके एग्जिस्ट करती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो ये इसका आंसर क्या है जी, नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। हम पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, मतलब पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्या मुराद है कि हमारा ये पहली बात तो ये समझ लें कि सेकंड एनएफ को हम तब कंसीडर करते हैं, तब इसका डाउट होता है जब हमारे पास प्राइमरी की, जो प्राइमरी की है वो एक कॉलम पे कंसिस्ट ना कर रही हो बल्कि दो या दो से ज्यादा कॉलम्स पे कंसिस्ट कर रही हो। तो पार्शियल से क्या मुराद है, ये हमारे पास प्राइमरी की दो कॉलम से मिलके बनी हुई है, इसके अलावा 5 कॉलम्स और हैं। तो उनमें से 4 कॉलम तो ऐसे हैं जो कि इन दोनों के साथ ही दोनों के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन कोई एक कॉलम है 5वां जो कि इन दो में से सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिवाय दो के, बजाय दो के एक पर डिपेंड कर रहा है। तो ये पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाती है। तो सेकंड एनएफ में नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, इसको हमने रिमूव करना होता है। तो ये इसका आंसर है सी ऑप्शन। फॉर रिलेशंस वेयर प्राइमरी की कंटेन्स मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, जैसे मैंने आपको बता दिया जहां पर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आएंगे, नो नॉन की एट्रीब्यूट शुड बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। तो पार्ट ऑफ द प्राइमरी की के ऊपर
कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर तो सिंगल एट्रीब्यूट के ऊपर प्राइमरी की कंसिस्ट कर रही है, फिर यूं कह लें कि हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमारी अनश्योर है, फिर उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगर सिंगल कॉलम वाली प्राइमरी की है फिर देन इट इज ओके, फिर इसको बॉदर करने की जरूरत नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, डैश कैन हेल्प अस डिटेक्ट पुअर ईआर डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस, ईआर डिजाइन प्रोसेस, रिलेशनल स्कीमा और फंक्शनल डिपेंडेंसीज। नो डाउट विद फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें पुअर डिजाइन को डिटेक्ट करने में मदद देती हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज और कीज ये नॉर्मलाइजेशन में रोल प्ले करती हैं, तो उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी इज एन इम्पॉर्टेंट इशू टू डिस्कस। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। फंक्शनल डिपेंडेंसी अवॉइड्स डाटा रिडंडेंसी where same data should not be repeated at multiple locations in same database. It maintains the quality of data in database. It allows clearly defined meanings and constraints of databases. It helps in identifying bad design. Question number 40. Build and fix model is suitable for programming exercises of dash line of code 100 to 200, 200 to 400, 400 to 1000, above 1000. तो इसका आंसर है 100 to 200। छोटा सा लाइफ साइकिल मॉडल है, छोटा सा मॉडल है ये, ठीक है जी। तो इसका आंसर ए है। तो ये 100, 200, 100, 200 लाइनों तक ये वर्क करता है। तो ये देखें, ये छोटा सा मॉडल है, इसमें हम एक फर्स्ट वर्जन बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको मॉडिफाई करते हैं अनटिल वो यूजेबल हो जाए। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, इवन ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स के लिए ये सूटेबल नहीं है काम। इसमें कोई रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन नहीं होती, कोई डिज़ाइन नहीं होता, डिज़ाइन के ऊपर स्पेसिफिकेशन के ऊपर। ये देखें, विद मिनिमल रिक्वायरमेंट्स, नो स्पेसिफिकेशन, नो डिज़ाइन, टेस्टिंग, ना टेस्टिंग है, ना डिज़ाइन है, ना स्पेसिफिकेशन है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स बस पूछी जाती हैं और सिस्टम बनाया जाता है। तो इसमें 100-200 लाइनों तक ये सूटेबल है। 41. What is the best way to represent the attributes in a large database? Relational and concatenation, dot representation, all of the above. तो ये डाउटफुल सा क्वेश्चन है। बहरहाल इसका जो ऑप्शन मैंने सर्च किया है वो कंकैटिनेशन है, बट आई हैव डाउट इन दिस। तो बहरहाल इसका आंसर कंकैटिनेशन। कंकैटिनेटिंग रिलेशंस विद एट्रीब्यूट स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, इससे मुराद क्या कि आप जहां पर बड़े रिलेशंस आ जाएंगे वहां पर कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम एट्रीब्यूट्स को मैनेज इस तरह से करेंगे कि पहले हम रिलेशन का नाम लिखेंगे, डॉट के साथ हम एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे। तो लार्ज डाटाबेसेस में रिलेशन के एट्रीब्यूट्स को मैनेज करने का तरीकाकार क्या है? कंकैटिनेशन, कंकैटिनेटिंग एट्रीब्यूट्स विद रिलेशन नेम, विद टेबल नेम। 42 है क्वेश्चन, और डिजाइनर्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टू ट्यून परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम टू सपोर्ट टाइम क्रिटिकल ऑपरेशंस। तो कौन सी चीज को वो फॉलो करते हैं? डिजाइनर से मुराद डेटाबेस डिजाइनर, चूंकि आगे डीनॉर्मलाइजेशन आ गई, रिडंडेंट ऑप्टिमाइजेशन आ गई, ऑप्टिमाइजेशन आ गई और रियलाइजेशन आ गई। तो ये एक बात देखें, नॉर्मलाइजेशन उसके बड़े बेनिफिट्स हैं। डाटा हमारा उसमें रिडंडेंसी ख़त्म हो जाती है, उसमें डाटा गुड हेल्थ में, गुड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन सम टाइम नॉर्मलाइज्ड डाटा के ऊपर हमें परफॉर्मेंस में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए जो डेटाबेस डिजाइनर्स हैं वो सम टाइम डीनॉर्मलाइजेशन करते हैं, ठीक है जी। तो इसका आंसर ए है, डीनॉर्मलाइजेशन कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय मिनिमाइजिंग द नीड फॉर जॉइंस। चूंकि अगर डाटा हमारा फुली नॉर्मलाइज होगा तो हमें मुख्तलिफ, चूंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको मैं बता चुका हूं कि हम एक रिलेशन को क्या करते हैं, एक रिलेशन है उसको मल्टीपल रिलेशंस में स्प्लिट कर रहे होते हैं। तो फिर जब हमें डाटा चाहिए तो हम इन टेबल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, फिर हम डाटा शो करवाते हैं। तो जो डीनॉर्मलाइजेशन है वो ज्वाइंस उसमें कम करने पड़ेंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ टेबल्स भी कम हो जाएंगे। नॉर्मलाइज्ड डाटा में नंबर ऑफ टेबल्स ज्यादा होते हैं, ज्वाइंस ज्यादा करने पड़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ taking a normalized schema and making it non-normalized is called denormalization। मतलब यह है कि मल्टीपल रिलेशंस को जो नॉर्मलाइजेशन है वो टॉप डाउन है, एक रिलेशन को दो में तब्दील करना। जो डीनॉर्मलाइजेशन है वो बॉटम अप है, मतलब दो रिलेशंस को एक में चेंज करना, एक में मर्ज करना, कंबाइन करना।
43 रैड स्टैंड्स फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये तो मॉडल है, ये हमें जुबानी याद होना चाहिए, इट्स नॉट अ ट्रिकी क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर अकोमोडेटिंग एनी चेंज। तो ये विद नो डाउट ये वाटरफॉल मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल किसी चेंज को अकोमोडेट नहीं करता, कोई फैसिलिटेट नहीं करता चेंजिंग के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर डी आ गया। रियल प्रोजेक्ट्स रेयरली शाज़ो नादर वो फॉलो करते हैं सिक्वेंशियल फ्लो दैट वाटरफॉल मॉडल प्रोपोजेज। तो इसमें जो है ना वो चेंजिंग्स मुश्किल हैं, चेंजिंग्स को ये सपोर्ट नहीं करता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल, प्रोटोटाइपिंग किसे कहते हैं? खाके को कहते हैं सिंपल से वर्ड में, सिंपल से जुबान में। क्विक डिजाइन, कोडिंग, प्रोटोटाइपिंग, रिफाइनमेंट, इंजीनियर प्रोडक्ट। तो प्रोटोटाइपिंग में कोडिंग नहीं होती। देखते हैं हम इसके फेजेस कौन कौन से हैं। ठीक है जी, तो अ प्रोटोटाइपिंग मॉडल जनरेट्स ओनली अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ सिस्टम। इसमें देखें अब कोडिंग नहीं है, प्लान है, क्विक डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप है, डिप्लॉयमेंट है, डिलीवरी फीडबैक है। स्टार्ट पे कम्युनिकेशन होती है, मतलब थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, थोड़ी सी, तो इसमें कोडिंग नहीं है। 46th क्वेश्चन, टाइम भी तकरीबन हो गया है, 2-4 और कर लेते हैं। रैड मॉडल हैज 2 फेजेस, 3 फेजेस, 5 फेजेस, 6 फेजेस, आई थिंक 5 फेजेस हैं इसके। बिजनेस मॉडलिंग, डाटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन एंड टेस्टिंग एंड टर्नओवर। 47 व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग रैड। हाईली स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड डेवलपर डिजाइनर आर रिक्वायर्ड। ठीक है। इंक्रीजेज रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, इंकरेजेस कस्टमर क्लाइंट फीडबैक। तो इसकी ये पहली दो ऑप्शन दोनों ही बनती हैं। इंक्रीजेज रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, हमें रैड में रीयूजेबिलिटी अडॉप्ट करना पड़ती है, और फिर उस रीयूजेबिलिटी के लिए हमें हाईली स्किल्ड पीपल भी चाहिए। डी ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस 2017 में। आंसर ए, विच मॉडल कैन बी सिलेक्टेड इफ यूजर इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल द फेजेस ऑफ SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। किस मॉडल में सारे अगर यूजर्स इन्वॉल्व है, कौन सा SDLC मॉडल सूटेबल है? वाटरफॉल, प्रोटोटाइपिंग, रैड, बोथ है बी एंड सी। तो बी एंड सी मतलब प्रोटोटाइपिंग तो है ही नहीं ना, उसमें तो हम यूजर को बस एक उसमें कम्युनिकेट करते हैं और बाकी हम उसको क्विक डिजाइन, क्विक मॉडल बना के देते हैं। तो फिर ये तो अगर नहीं है तो फिर चौथा भी नहीं है और पहला तो है ही नहीं। ठीक है, तो रैड मॉडल इसका आंसर हुआ। तो रैपिड मॉडल विल बी फीजिबल इफ द यूजर इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल द फेजेस। 2 devices are in network if a process in one device is able to exchange information with a process in another device. A process is running on both devices. Process ID of the processes running on different devices are same, none of the mentioned. तो process ID तो different devices के ऊपर process की IDs वो same हो सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं है। A process is running on both devices, तो ये भी डाउटफुल है, none of the mentioned भी नहीं है। तो पहला इसका आंसर है। प्रोसेस उस वक्त नेटवर्क में होगा जब क्या होगा कि जी वो आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, डाटा शेयरिंग हो रही है, तो नेटवर्किंग में शेयरिंग रिसोर्सेज हो रहा होता है। तो ये हमारा आज का जो हमने डिस्कस करना था वो ये 50 क्वेश्चंस हो गए। आज 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं हमने, तो इंशाल्लाह ताला ये चलेगा टॉपिक। और तो इसमें अभी 50 क्वेश्चंस रहते हैं, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह अगले 2 सेशंस में इसको मुकम्मल कर लें। और एंड पे रिक्वेस्ट है कि आप ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। और उसके अलावा अगर आप सैम्पल टेस्ट और लेक्चर्स अपने व्हाट्सएप नंबर पे हासिल करना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपना सिटी और जो यूनिवर्सिटी आपने अटेंड की वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो टेक योर बेस्ट केयर और प्रिपरेशन करें, खूब मेहनत करें और उस